हेलो एवरीवन, हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है और उसकी हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया, एंड सम हिस्ट्री स्टडी अबाउट द फर्टिलाइज़र ऑल्सो। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द केमिकल फर्टिलाइज़र एंड द ऑर्गेनिक मैन्योर। तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या होते हैं कि सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में बी लीड टू द डेफिशिएंसी। ओके, आफ्टर ऑल द न्यूट्रिएंट्स द प्लांट नीड। जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं जिसकी वजह से दूसरे की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या होता है कि उसमें बैलेंस न्यूट्रिएंट होंगे। अगर हम यूरिया डाल रहे हैं तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस और पोटेशियम नहीं देगा वो। रिड्यूस सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, देन ऑर्गेनिक मैन्योर इंक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र को मैन्युफैक्चर करने में उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है क्योंकि ये इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं वो वेस्ट से बनाए जाते हैं और फार्मर खुद उनको फॉर्मुलेशन करता है तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। नीड मोर एनर्जी टू प्रोड्यूस्ड, बिकॉज हमें ज़्यादा लेबर चाहिए होगी, ज़्यादा एनर्जी मशीनें चाहिए होंगी केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। रिक्वायर लेस एनर्जी ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए, इजीली लीच्ड, जबकि जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं वो इजीली लीचिंग नहीं होती है उनकी। सॉइल ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब करता है, ये सॉइल ऑर्गेनिज्म को फीड करता है क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो सॉइल की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो सॉइल को फीड करते हैं। Then next we study about the difference between conventional farming and organic farming. Conventional farming क्या होती है, ये बेसिकली डिपेंड होती है इकोनॉमिक पर, ठीक है, जबकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो डिपेंड होती है हमारी इकोलॉजी पे। हम उसमें इकोलॉजी को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हमारा कोई एनवायरनमेंट पोल्यूशन नहीं हो, इसकी वजह से। हैवी मशीन मैकेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन इन कन्वेंशनल फार्मिंग, जबकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें क्या होता है कि इफ़ेक्टिव इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, मशीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इतनी, और डाइवर्सिफिकेशन होता है। उसमें हम क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं तो वेरियस टाइप की क्रॉप लगाएंगे, ठीक, जबकि इसमें हम एक लार्ज एरिया में सिंगल क्रॉप लगा रहे हैं। अनस्टेबल मार्केट ओरिएंटेड, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्टेबिलिटी होती है क्योंकि अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो कंज्यूमर उस चीज़ के लिए ज़्यादा भी पे कर सकता है। फीड टू प्लांट एंड फीड टू सॉइल, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो सॉइल को फीड कर रही है ना कि प्लांट को, और ये जो कन्वेंशनल फार्मिंग में हम प्लांट को फीड कर रहे हैं, हम उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं, हम उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं, तो वो जो फर्टिलाइज़र है वो अल्टीमेटली हमें यील्ड तो इंक्रीज़ कर रहे हैं हमारी, बट सॉइल को फीड नहीं कर रहे हैं। वीड कंट्रोल बाय हर्बिसाइड, देन वीड कंट्रोल बाय द कल्चरल प्रैक्टिसेस, लाइक हम क्रॉप रोटेशन करेंगे तो वो वीड नेक्स्ट सीजन में ग्रो नहीं होगा, हम डी प्लोइंग कर देंगे, समर प्लोइंग कर देंगे, ठीक है, मतलब जो वीड्स वगैरह हैं उनको सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे, उनको बर्न कर देंगे। दीज प्रैक्टिसेस अलाउ लो इनपुट आउटपुट रेशियो, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हाई इनपुट आउटपुट रेशियो, बिकॉज लो इनपुट आउटपुट रेशियो कन्वेंशनल फार्मिंग में होगा। हम फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हमें इतनी इसकी इनपुट आउटपुट रेशियो ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। वैसे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन है, बट ये जो डेफिनेशन है ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो डेफिनेशन हमें ऐसे याद करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इट इज़ अ सिस्टम। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या एक सिस्टम है विच अवॉइड, जो क्या करता है, अवॉइड करता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एक्सक्लूड ही कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन वो अवॉइड कर रहा है किस चीज़ को, अवॉइड एंड लार्जली एक्सक्लूड कर रहा है किस चीज़ को, द यूज़ ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, एक सिस्टम है भाई, क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है किस चीज़ को, जो सिंथेटिक इनपुट्स हैं जैसे कि फर्टिलाइज़र वगैरह, इनके यूज़ को, और मैक्सिमाइज कर रहा है किस चीज़ को, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रेजिड्यू, एनिमल मैन्योर्स और फार्म वेस्ट, मिनरल्स, ग्रेड, बायोलॉजिकल एंड अदर न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को। तो यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सिस्टम है जो क्या कर रहा है, अवॉइड करता है सिंथेटिक इनपुट्स को, और जो क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रेजिड्यू, एनिमल वेस्ट है उस चीज़ को मैक्सिमाइज कर रहा है, बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। देन व्हाट इज़ नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम पढ़ तो रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी,
क्योंकि इन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो क्या पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उससे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से उसको फीड कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो अल्टीमेटली यील्ड रिड्यूस ही होगी। अगर हम कोई केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाले, NPK नहीं डाले, तो यील्ड उतनी तो नहीं आएगी ना जितनी उनको यूज़ करने पे हो रही है। बट ये है कि कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सोइल ऐसी होती है, जैसे कुछ रेनफेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी है ही नहीं बिल्कुल, वहाँ पे बैरन लैंड्स हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मर कर ही नहीं सकता। तो अगर वहाँ पे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिविटी मिलेगी ना उसको। तो ये उस प्रोस्पेक्ट में है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही, तो हम उन एरियाज़ में भी फार्मिंग कर सकते हैं जहाँ पे फर्टिलाइज़र पॉसिबल ही नहीं है पहुँचाना। ग्रीन रेवोल्यूशन रिच एट अ प्लूटो। अगर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था तो वो लार्ज एरिया, लार्ज फार्मर के लिए बेनिफिशियल था, बट जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो उसके प्रोस्पेक्ट में है ये केमिकल प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल्स फ्यूल्स एंड नॉट रिन्यूएबल सोर्सेज। जब केमिकल फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं कोई भी इंडस्ट्री में तो उसके लिए जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और ये नॉन रिन्यूएबल है। ये एक बार ख़त्म हो गए उसके बाद हम इनको फिर से फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, लाइक पेट्रोल एक्सेट्रा। तो उनको ये सेव करता है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करता है। फॉरेन एक्सचेंज, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा कर पाएंगे ना। लॉस कॉज्ड बाय इंसेक्ट एंड पेस्ट, अगर फर्टिलाइज़र केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस आ जा रहा है एक पॉइंट पे, और फिर पेस्ट की जो डिजीज इंसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पेस्टिसाइड यूज़ प्रॉब्लम, अब पेस्टिसाइड्स भी हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन भी हो रहा है, और वो हमारी हेल्थ के लिए भी हज़ार्डियस है। बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो रही है क्योंकि हम केमिकल्स डाल रहे हैं, तो वो 1% केमिकल ही सिर्फ पेस्टिसाइड है, वही सिर्फ टारगेट ऑर्गेनिज्म तक जाता है, बाकी 99% एनवायरनमेंट में, सॉइल में जा रहा है, वो जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इफेक्ट कर रहा है। टॉक्सिक रेजिड्यू इन फूड, अगर केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो फूड भी टॉक्सिक होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है और हमें फूड ऑर्गेनिक मिल रहा है, नहीं ना, उसमें भी जहर होगा ही। कंज्यूमर हज़ार्डियस, ठीक है, कंज्यूमर की हेल्थ के लिए भी ये अच्छा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट, वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों कर रहे हैं हम? ठीक है, नीड है, कंज्यूमर को नीड है भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की, क्योंकि पोल्यूशन भी हो रहा है। बट कर क्यों रहे हैं ना, क्योंकि सोइल स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है केमिकल्स को यूज़ करने से। एनिमल वेलफेयर होगा, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैन्योर्स यूज़ करेंगे तो मैन्योर कहाँ से लाएंगे? एनिमल से लाएंगे। तो एनिमल के लिए भी ठीक रहेगा ना कि वो रोड पे ऐसे ही फ्री नहीं घूम रहा होगा, उसकी भी केयर होगी थोड़ी। इम्बेलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हम फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं, एक की डेफिशिएंसी है, एक की एक्सेसिव हो रही है, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो उसमें प्रॉपर बैलेंस रहेगा। लो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, क्योंकि और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो फार्मर सुसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि एक मेन रीज़न क्या होता है फार्मर का सुसाइड करने का, कि उसने लोन ले लिया है जो भी मनी लेंडर्स हैं उनसे, और उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हुई है, वो उस लोन को पे करने में एबल है ही नहीं, तो वो सुसाइड अप्रोच करते हैं। यील्ड इंक्रीज होगी लो इनपुट एरियाज़ में। हमने देखा कि यील्ड बढ़ेगी, लेकिन कहाँ बढ़ेगी? जहाँ पे जहाँ पे हमने फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया था, जो लैंड ऐसी हैं जहाँ की प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, तो वहाँ पे अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करेंगे तो यील्ड इंक्रीज़ होगी। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करेगी, क्योंकि जो केमिकल्स हैं उनको बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं। सेफ़ फूड होगा, क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए सेफ़ होगा। इंक्रीजिंग इनकम, ऑब्वियसली अगर फार्मर की यील्ड इंक्रीज हो रही है, वो उसको कोई एनिमल रख रहा है, उससे भी अल्टीमेटली उसको बेनिफिट मिल ही रहा है ना, तो यील्ड इनकम इंक्रीज होगी। गुड फॉर स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि उनके पास खुद की लैंड है, इतनी है कि वो खुद के लिए ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनके पास एनिमल्स भी हैं एक दो, कि वो ऑर्गेनिक मैन्योर बाहर से परचेज नहीं करेंगे, वो उसका ही यूज़ करेंगे।
देन नेक्स्ट इज चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? पोटेंशियल एरियाज आइडेंटिफाई बाय सर्वे। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग हर एरियाज में नहीं कर सकते, ये एक लोकेशन स्पेसिफिक है। अगर हमने सर्वे किया हिली एरियाज़ के लिए तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस वहीं सूटेबल होंगी। हम उनको प्लेन एरियाज़ पंजाब हरियाणा वहाँ जाके करेंगे तो उसकी ना प्रोडक्टिविटी होगी उतनी, ना ही वो वहाँ पे सूटेबल होगी। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। लाइक इतना ज़्यादा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का लोगों को अवेयर नहीं करवा रहे हैं इस चीज़ के बारे में। आज जो एग्री ग्रेजुएट हैं उनको भी नहीं अच्छे से पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। तो फार्मर तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उसको लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग लाइक ठीक है, केमिकल्स यूज़ नहीं करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये एक प्रॉपर साइंटिफिक डाटा होना चाहिए, प्रॉपर मेथड्स होना चाहिए, प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ये हमारे लिए चैलेंज है। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, बायोफर्टिलिटी, वर्मी कंपोस्ट, बल्क में वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, बल्क में ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करना है, ये भी चैलेंज आ रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन एजेंसीज, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर मैकेनिज्म एंड फॉर ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस, उसको स्टोरेज के लिए उसकी प्रोड्यूस, जब हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो हमें वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर करना होगा, उसके लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स बनाई जानी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतनी है नहीं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर सके। देन वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर आवर। अगर आप